नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ अपने मॉर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ कि आज तक की आपकी सारी क्लासेस पसंद आई होंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। इसी क्रम को जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में कहानी पढ़ी थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज दूसरी कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है राही, जो हमारे यूजीसी पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है। और मैं आपको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियाँ लगी, सभी कहानियों को वाचन यहाँ पे करके आपके लिए सारी कहानियाँ मैं यहाँ पे उपलब्ध करवाऊँगी। इसके बाद हम अगले यूनिट को शुरू करेंगे। तो आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है हमारी राही कहानी। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है। राही कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसकी पृष्ठभूमि में गरीबी के कारण उत्पन्न हुआ अपराध तथा कांग्रेसी नेताओं की सत्ता लोलुपता है। इस कहानी में लेखिका ने गरीबों के कल्याणार्थ कार्य को सच्ची देशभक्ति के रूप में स्वीकार किया है। इसमें बताया गया है कि गरीबी के कारण जब अपराध हो सकता है, अपराध किया गया है और कांग्रेस की उस समय सत्ता थी, उसकी सत्ता को बताया गया है। तो हमने ये देखा कि राही कहानी में मुख्य बिंदु क्या है। राही कहानी के हमने मुख्य बिंदु देखे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला कहानी शुरू होती है यहाँ से। कहानी जो वो एक संवादीय रूप में शुरू होती है, जैसे नाटक के तौर पे पूछते हैं कि अलग अलग पात्रों के अलग अलग जैसे वाक्य बोलते हैं, उसी तरीके से कहानी भी इसी तरीके से शुरू हुई है। तेरा नाम क्या है? राही। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। यहाँ पे जो ये जाति है मंगोरी, इसका जो वर्णन किया गया है इसको आप लिख लेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि राही कहानी में किस जाति का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी जाति का वर्णन किया गया है, मंगोरी। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे हैं इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। राही, हम गरीबों को कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। 2 पात्र है आपके सामने, एक अनीता है, एक राही है। अनीता जो है वो राही से संवाद कर रही है, और ये जहाँ से संवाद शुरू हुआ है वो अनीता के संवाद से शुरू हुआ है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है। राही, उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। अनीता, तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा था, वह क्यों जेल आया था? उसे तो बिना कसूरी पकड़ लिया था सरकार। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों को एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया, उसी का उसने बदला लिया और 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी और वहीं मर गया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो राही का पति था जिसको सज़ा हुई थी, उसको सज़ा किस चालान पे हुई थी? 109 पे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 109 पे। फिर अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके A क्लास में दिलवा दिया था। अनीता के सामने एक प्रश्न था, वह सोच रही थी देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, और तो यह कैदी है जो जेल जाकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी और हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है।
फिर भी हमें संतोष नहीं होता। अब जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम लोग कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। ये कथन जो है आपका पूछा गया है कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है या हमारी 5वीं जेल यात्रा है, किस कहानी का कथन है या किस पात्र का कथन है। तो ये आपको याद रखना है, ये अनीता पात्र का कथन है। ठीक है, अनीता ने कहा है अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलने की हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति या सत्ता भक्ति है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कोई दूसरे नहीं है, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की तो दुर्दशा से हम भी सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है और उनका ये विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ ढेरा डाले तो कल वह कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल की जेल हुई। ये सारे संवाद कौन कह रहा है? ये सारे संवाद अनीता कह रही है, राही के बारे में बार बार सोचकर। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी या अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार दर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह ही यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मोंगरेरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिया है। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। तो आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा। इस कहानी में 2 पात्र, एक थी अनीता, दूसरी थी राही। इस कहानी को एक संवादीय रूप में लिखा गया, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ठीक है। इस कहानी में जो कांग्रेस के समय में जो हालात थे उसको बताया गया है कि उस समय स्त्रियों पे और जो गरीब जातियों के लोग थे, मोंगरेरी जाति के जो लोग थे, उन पर किस तरीके के जुल्म किए जा रहे थे, उन पर किस तरीके की प्रताड़ना की जा रही थी, वो सारे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इस कहानी के पात्र और कुछ एक मुख्य कथन थे जो मैंने आपको बताए, उनको आप याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।